हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल बेग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 2 के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हुआ कि सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त और शत्रु के रूप में कार्य करते हैं। तो वो कैसे होता है? जैसे कि अगर दोस्त के रूप में बात करें तो जैसे कि होता है कि मिल्क से हम कर्ड बनाने का काम करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें सहायक होता है। तो दही हम खाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही होता है। तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक फ्रेंड के रूप में कार्य किया। लेकिन अदर साइड देखें तो बैक्टीरिया के माध्यम से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये एनिमी के रूप में कार्य करते हैं। देयर आर अदर थिंग्स ऑर्गेनिज्म अराउंड अस दैट आर नॉट एबल टू सी बाय आवर नेक्ड आइज, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। अगर हम सूक्ष्म जीव का डिफिनीसन का बात करें तो हम कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे हमारे चारों तरफ बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारे नंगी आंखों के माध्यम से दिखाई नहीं देते, यानी हम सामने देख रहे हैं लेकिन हमको सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस प्रकार के जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है या माइक्रोब्स बोला जाता है, अर्थात सूक्ष्म जीव और रोगाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में बांटा गया है। 4 अगर बेसिकली पार्ट देखें तो एक है बैक्टीरिया, जिसको हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। दूसरा फंजाई अर्थात कवक, तीसरा प्रोटोजुआ और चौथा एल्गी अर्थात शैवाल। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जहाँ पे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजुआ और फंगस को दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे स्पाइरल नुमा एक बैक्टीरिया है, अदर साइड यहाँ पे एल्गी एक क्लेडेमाइडोमोनस और स्पाइरोगाइरा। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम और फंजाई में यहाँ पे ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। वायरस आर also microscopic but are different from other microorganisms। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं, लेकिन ये भी एक अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें, अर्थात कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करें जो वायरस के माध्यम से होता है, उसमें कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, और कफ की स्थिति जो वायरस के माध्यम से होती है। अगर सीरियस डिजीज़ के बारे में बात करें, यानी जो गंभीर बीमारी है जो वायरस के माध्यम से होती है, उसमें चिकन पॉक्स और पोलियो आता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी में डाइसेंट्री जिसको हम पेचिस बोलते हैं, और दूसरा मलेरिया। और वहीं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ में टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिका के माध्यम से बने रहते हैं, अर्थात कहने का मतलब सिंगल सेल अर्थात एक कोशिकीय, जिसमें बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ आता है। अगर मल्टी सेलुलर का बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग एक्टिविटी को करने का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम अलग अलग काम के लिए भी करते हैं, जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम इसके पहले बोले कि कर्ड बनाने के लिए मिल्क को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो मिल्क से कर्ड बनाने के लिए उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। तो वो क्या हुआ? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, अर्थात करने का मतलब कि वो हमारे साथ एक फ्रेंड के रूप में कार्य किया, चाहे वो कर्ड बनाने में हो या ब्रेड या केक के रूप में। इसके अलावा अगर हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल अर्थात अल्कोहल के उत्पादन में भी इसकी भूमिका है। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, जैसे कि डिकम्पोजर्स जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए सहायक होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों को क्लीन करने का काम करते हैं, या जो किचन से ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में वेजिटेबल पिल्स निकलता है, या इसके अलावा जो एनिमल का शेष बच जाता है या एनिमल का डेथ हो जाता है उसका कन्वर्जन, या फेसेस के बारे में बात करें, वो सारा क्लीन करने में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई सारे भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा
मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि में भी सोयल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए या उसके उपजाऊपन में वृद्धि के लिए या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट में रहता है, अर्थात जो दलहनी पौधा होता है उसके जड़ में जो पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने बोला कि मिल्क को हम टर्न करते हैं कर्ड में, तो बैक्टीरिया सहायक होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करने का वर्क करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट्स इनटू कर्ड। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन अर्थात बैक्टीरिया में वृद्धि होता है दूध में, जो बाद में जाके दही में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज पनीर बनाने में, पिकल्स अर्थात अचार बनाने में, या और भी फूड आइटम जो होते हैं उसके बनाने में कार्य किया जाता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। बैक्टीरिया और ईस्ट राइस के किण्वन प्रक्रिया में या इडली के किण्वन प्रक्रिया में या डोसा बैटर में भी सहायक होते हैं। अगर हम कमर्शियल यूज का बात करें कि बैक्टीरिया का कमर्शियल यूज क्या है, कमर्शियल यूज करने का मतलब हुआ कि व्यापार के उद्देश्य से हम किस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक विनेगर। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल के उत्पादन में या शराब के उत्पादन में, या एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, जिसका हम यूज बड़े पैमाने पे करते हैं, या वाइन का यूज, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ही होता है। इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। कमर्शियल प्रोडक्शन एल्कोहल और वाइन के उत्पादन में ईस्ट की भूमिका भी बहुत होती है। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वेट राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेज एक्सेट्रा। ईस्ट जो नेचुरल शुगर है अर्थात प्राकृतिक रूप से जो शुगर की उपस्थिति होती है, अनाज जैसे कि बार्ली अर्थात जौ, वेट गेहूँ, राइस अर्थात चावल, और जो क्रस्ट फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें ईस्ट की जो उत्पादकता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल is known as fermentation, discovered by Louis Pasteur 1857। इसमें स्मेल ऑफ एल्कोहल पाया जाता है जो शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये प्रक्रिया ईस्ट के माध्यम से होती है। शुगर जब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया, जिसका खोज लुईस पास्चर ने 1857 में किया था। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लुईस पास्चर एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज अ पेनिसिलिन सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एंटीबायोटिक टैबलेट और कैप्सूल या इंजेक्शन का अगर बात करें, या पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक एक टेबलेट है जिसका सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अर्थात हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ही इसकी प्राप्ति करते हैं। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस प्रकार के मेडिसिन के माध्यम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बढ़ने वाले जो डिजीज है उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, और इस प्रकार के मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका उत्पादन बैक्टीरिया और फंजाई के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। 1929 में एक वैज्ञानिक थे जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि इसको कैसे रोका जा सकता है। इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जैसे यहाँ पे दिखाया गया आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, जैसे कि ये क्या पाते हैं अचानक से
स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ एस कल्चर प्लेट्स, यानी जो ये प्लेट का यूज करते हैं वहाँ पे ये लिटिल ग्रीन कलर का मोल्ड देखते हैं जिसके स्पोर्स बहुत सारे निकले हुए रहते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस मोल्ड की उपस्थिति के कारण जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है इसको रोका जा सकता है। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इसके माध्यम से ये अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बाद में पेनिसिलिन का खोज करते हैं, यानी पेनिसिलिन बनाने का काम करते हैं जो एक एंटीबायोटिक है। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invaders. कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कैरी करने का काम करते हैं, अर्थात जो रोग हमारे बॉडी में इंटर कर देते हैं उसको भी हम एंटीबॉडीज़ के माध्यम से रोक सकते हैं। अर्थात एंटीबॉडीज़ का अगर हम सेवन करें तो हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारी होती है उनसे हम बच सकते हैं। डिजीज लाइक कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ ऐसे रोग हैं जैसे कि कोलेरा जिसको हम हिंदी में हैजा बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, और हेपेटाइटिस, इसको हम वैक्सीनेशन के माध्यम से रोक सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन डिस्कवर्ड किया गया 1798 में। Regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program, polio drops given to children are actually a vaccine. चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है, जैसे कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, जिसके माध्यम से हम पोलियो से बच सकते हैं। ये भी एक वैक्सीन के रूप में ही कार्य करता है। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति है उसको फिक्स करने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से सोयल की जो फर्टिलिटी है उसमें वृद्धि हो सके। जैसे कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, उसको नाइट्रोजन लेने के लिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका क्रिया है, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से जितने भी प्लांट होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और जर के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में प्लांट के रूप में जाता है। या जो हमारे इन्वायरमेंट में एनिमल पाए जाते हैं वो मर जाते हैं, तो जो भी उत्सर्जित नाइट्रोजन होता है वो प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगेन जब हम क्रॉप वगैरह एग्रीकल्चर के रूप में कार्य करते हैं तो फिर हमारे पास आता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करने में एबल होते हैं, जो हमारे सोयल के फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको सामान्य रूप से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर कहा जाता है। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट है, जैसे कि हमने बोला इसके पहले कि जो एनिमल एक्सक्रीशन होता है यानी जो भी उत्सर्जन करते हैं उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन हमको प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जो प्लांट वेस्ट है जो बाद में जाके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है वो भी माइक्रोब्स के कार्य करने से ही होता है, अर्थात उसमें भी बैक्टीरिया की भूमिका होती है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और इसके माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है वो प्लांट द्वारा अगेन यूज हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो भी प्लांट में डिकम्पोजर्स के रूप में जो भूमिका होती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका होती है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस पाए जाते हैं, अर्थात जो दुर्गंधित पदार्थ पाए जाते हैं, उसको भी क्लीन करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज।
जैसे हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड के रूप में कैसे सहायक, यानी इन्वायरमेंट के लिए सहायक, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायक, या मिल्क टू कर्ड कन्वर्सेशन कन्वर्जन, या प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल का बात करें, या ईस्ट का भूमिका का बात करें। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरीकों से हार्मफुल भी होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से प्लांट में, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि रस्ट स्मट का बात करें, जो कि रस्ट फंजाई से होता है। इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं, अर्थात रोगाणु। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अगर कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें, अर्थात संक्रमणीय बीमारी, अर्थात जो एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी होता है, यानी कुछ ऐसे माइक्रोबियल डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी अदर हेल्दी पर्सन को एयर, वाटर या फूड या फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, अर्थात संक्रमणीय बीमारी, जिसमें कॉलेरा आता है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स जिसको हम चेचक बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि जब चेचक रोग होता है जिसको हम विलेज साइड जैसे कि छोटी माता या बड़ी माता ऐसे बोला जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस पर्सन से हमको दूर रखा जाता है। तो वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे बॉडी में नहीं आ सके, इसके लिए एक ये तरीका अपनाया जाता है कि हम उसके पास नहीं जा सके, ताकि हमको भी वो बीमारी न हो, अर्थात हम बच सके। When a person suffering from common cold sneezes fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। जब किसी पर्सन को कोल्ड होता है, अर्थात सर्दी होता है, या अदर बीमारी होता है, या जब वो छींकने का काम करता है, तो उसके स्नीज करने की प्रक्रिया में बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि उनको बोला जाता है कि आप रुमाल रख के स्नीज करने का काम कीजिए। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। वायरस किसी भी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर सकता है, कब? जब वो ब्रीथ करने का काम करता है, अर्थात जब श्वसन प्रक्रिया काम करता है, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ वो संपर्क में रहा हो। द फीमेल मस्क्यूटो फीमेल एनोफ्लिस विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल मस्क्यूटो एक मादा एनोफ्लिस मच्छर है जो मलेरिया का वाहक, जिसको मलेरिया परजीवी बोलते हैं, जिसमें जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है फीमेल एनोफ्लिस मस्क्यूटो का। फीमेल एडिस मस्क्यूटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडिस जो मस्क्यूटो है वो डेंगू वायरस का वाहक है। यहाँ पे कुछ ऐसे डिजीज दिए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से होते हैं, जैसे कि ह्यूमन डिजीज ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात करें, अर्थात फैलने का काम कैसे होता है, तो एयर के माध्यम से होता है। हम कैसे सामान्य रूप से इसका जांच कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं, तो उस पेशेंट को कम्प्लीटली आइसोलेट करके रखना होता है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। जो पेशेंट के साथ जो पर्सनली जो व्यक्ति रहता है उसको भी अदर से दूर रखने के लिए बोला जाता है। और सुटेबल एज में वैक्सीनेशन के माध्यम से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। दूसरा मीजल्स का बात करें, जिसको हम हिंदी में खसरा बोलते हैं, वो वायरस के माध्यम से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। इसमें भी सामान्य रूप से प्रिवेंटिव मेजर के रूप में यही प्रक्रिया अपनाया जाता है। तीसरा चिकन पॉक्स जो भी वायरस के माध्यम से होता है, जो एयर, और अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, अर्थात छोटी माता या बड़ी माता हुआ है, उस के कांटेक्ट में जाने से हमको ये बीमारी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। चौथा पोलियो जो वायरस के माध्यम से होता है, इसका भी ट्रांसमिशन मोड का अगर बात करें तो एयर और वाटर है।
पांचवा कॉलेरा, जिसको हम हिंदी में हैजा बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड। इसमें पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और गुड सैनिटरी हैबिट्स, अर्थात हम खुद को कैसे स्वच्छ रखें, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो भी अच्छा सुटेबल हमारे लिए होता है हमको उसका यूज करना होता है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, गुनगुना पानी पीना, और वैक्सीनेशन टाइम से लेना, और अच्छे से जो पका हुआ भोजन है उसका सेवन करना। छठा है टाइफाइड, जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी वाटर है। और हेपेटाइटिस ए, जो वायरस के माध्यम से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर, और इसमें भी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन टाइम से लेना। एक है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, जो मॉस्किटो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हमने इसके पहले ही पढ़ा कि मादा एनोफिलीज मच्छर, इसके लिए मच्छर से बचने के लिए हम नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो इंसेक्टिसाइड वाला स्प्रे होता है, अर्थात जो कीटनाशी के रूप में स्प्रे का यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे मस्क्यूटो का ब्रीड होना, अर्थात उनका उत्पन्न होना, तो हम ये अलाउ करते हैं कि किसी भी सराउंडिंग में जहाँ पे वाटर कलेक्ट है उसको कलेक्ट ना होने दे, अर्थात उसको क्लीन कर दे। कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे कुछ हमने कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ा जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहा, और कुछ जनरल मेथड जिसके माध्यम से हम उसके बारे में जान सकते हैं या प्रसार कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं फैलने से, इसके बारे में पढ़ा। एक और पॉइंट है आगे, एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड केटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरियम के माध्यम से एक एंथ्रेक्स नामक एक डिजीज होता है जो सामान्य रूप से ह्यूमन और मवेशी में देखा जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा फुट और माउथ डिजीज, या अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि जो जानवर होते हैं जो उनका पैर होता है, अर्थात जिसको हम खुर बोलते हैं, या उनके मुंह में डिजीज होता है, वो भी वायरस के माध्यम से होता है, जिसमें एंथ्रेक्स है एक। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज। रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक है जिनके द्वारा बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस का खोज किया जाता है 1876 में, जिसके माध्यम से हम एंथ्रेक्स डिजीज से निजात पा सकते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1876 में इनके द्वारा एक बैसिलस एंथ्रेसिस खोज किया गया था। कुछ यहाँ पे प्लांट डिजीज भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से होते हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। रस्ट ऑफ वेट, वेट में रस्ट नामक बीमारी हो जाता है जो फंजाई के माध्यम से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिशन एयर और सीड होता है। येलो वेन मोजैक ऑफ विंडी, जिसको हम ओकरा बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के माध्यम से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है। फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग का बात करें, अर्थात खाद्य विषाक्तता का बात करें, जो हमको भोजन का उपभोग करने से होता है। और वो भी कैसा भोजन, ऐसा तो नहीं है कि हम हर प्रकार का भोजन करेंगे तो उससे हमको बीमारी होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा स्पॉइल हो जाते हैं, अर्थात जो खराब हो जाते हैं, अगर हम उसका सेवन करते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम फूड को प्रिजर्व करके रखें ताकि वो ख़राब नहीं हो और हम उसका सेवन अच्छे तरीके से कर पाएँ। कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, जैसे कि सामान्य मेथड का यूज किया जाता है जिसके माध्यम से हम भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, अर्थात लंबे समय तक चला सकते हैं। लंबे समय तक करने का मतलब कि
जैसे कि अगर 24 घंटा भी नहीं चल पाता है, फिर भी हम अगर फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन अच्छे से पूरा, क्योंकि गर्मी के दिन में भी भोजन खराब हो जाता है। तो कुछ होम्स में कॉमन मेथड का यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो केमिकल मेथड अर्थात रसायन के रूप में जो तरीका यूज किया जाता है, अर्थात रासायनिक तरीका। साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। साल्ट और एडिबल ऑयल का भी यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से ये सामान्य रूप से चेक करने का काम किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स अर्थात परिरक्षक। जिसके माध्यम से हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे हम अचार बनाते हैं तो अचार में क्या होता है, बहुत सारा मसाला और ऑयल का यूज करना, या नमक का भी बहुत ज़्यादा यूज करना, और हम बहुत लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। या जो मिर्च का पिकल बनता है, उसका भी जो रस होता है, जो विनेगर के रूप में वर्क करता है, उसको भी हम बहुत ही लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख पाते हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव का यूज़ पिकल्स के लिए इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो माइक्रोब्स का अटैक हो उससे बचाव किया जा सके और हमारा पिकल्स लंबे समय तक चल सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। कुछ यहाँ पे कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम दिया गया है, जिसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है। ऑल्सो यूज्ड इन जेम्स एंड स्क्वीसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इसके अलावा जेम्स में भी इसका यूज किया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो सके। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व अमला, राव, मैंगोस, टेमराइंड etc। इसके अलावा साल्ट का यूज अमला को प्रिजर्व करने में, या जो कच्चा आम है, या टेमराइंड अर्थात इमली, उसमें भी यूज किया जाता है। जैम, जेलीज एंड स्क्वीसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। दूसरा तरीका शुगर के माध्यम से, तो शुगर जैम, जेली और स्क्वीसेस में यूज किया जाता है ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर के माध्यम से जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है, जो मॉइस्चर के कारण ग्रो होता है, उससे फूड को बचाव किया जाता है। अर्थात हम साल्ट का भी यूज करते हैं, एडिबल ऑयल्स का भी यूज करते हैं, और तीसरा शुगर का भी यूज करते हैं। चौथा ऑयल के माध्यम से और विनेगर के माध्यम से। जो पिकल को स्पॉइल होने से बचाता है, इसमें भी बैक्टीरिया लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं। पॉइस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। इसके अलावा जैसे कि हम पास्चराइज्ड मिल्क का यूज़ करते हैं, अर्थात पाश्चरीकृत दूध का, जिसको हम बहुत ही एक टेम्परेचर पे उसको बॉयल करते हैं और अचानक से उसको हम ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं, और उसमें जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उससे वो दूध फ्री हो जाता है। और इसको जैसे कि अगर मिनिमम टेम्परेचर का बात करें तो 700 डिग्री सेल्सियस तक 1530 सेकेंड तक, और उसको क्या किया जाता है, अचानक से चिल्ड और स्टोर कर लिया जाता है। और इसके कारण जो भी माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, इससे जो पस्चराइज मिल्क है उसको बचाया जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशन। इस प्रक्रिया को लुइस पास्चर के माध्यम से खोजा गया था, जिसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आपने देखा होगा, या वेजिटेबल्स, जो कि मार्केट में बहुत ही सील्ड एयर टाइट पैकेट में बेचा जाता है ताकि माइक्रोब्स के अटैक से उसको बचाया जा सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके बारे में हमने ऊपर थोड़ा सा पढ़ा था, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट पल्सेज, यानी ये फलीदार दलहनी पौधे जो पाए जाते हैं, जैसे कि बीन्स हो गया या रहर दाल हो गया, उसके जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करने का मतलब सहजीवी संबंध।
यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए गए हैं जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के नोड्यूल्स है। रूट्स ऑफ ए लेगुमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, यहाँ पे कुछ फलीदार पौधे, वही चीज़। आवर एटमोसफेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमोसफेयर में अगर नाइट्रोजन परसेंटेज का बात करें तो 78% है। यह एक बहुत ही आवश्यक पदार्थ है जो कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटीन और क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के तौर पे इसका यूज किया जाता है। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित शैवाल, जो हमारे मिट्टी में उपस्थित होते हैं, जिनके माध्यम से जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उनको कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, जो बाद में जाके नाइट्रोजन के कंपाउंड में खंडित हो जाते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. ये प्लांट के माध्यम से यूटिलाइज किया जाता है, जो सोयल के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। जैसे कि हमने बोला कि डायरेक्ट प्लांट एटमॉस्फेयर में जितना भी नाइट्रोजन की उपस्थिति है उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसको नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में चाहिए, यानी वो गैसियस स्टेट में उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है। तो प्लांट को कैसे मिलेगा? तो प्लांट हम जानते हैं कि जो भी सोयल में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट के माध्यम से प्लांट के अदर पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसके माध्यम से ही नाइट्रोजन की भी प्राप्ति होती है। तो नाइट्रोजन की भी प्राप्ति कैसे होगी? तो रूट सिस्टम के माध्यम से होगी। तो रूट सिस्टम कहाँ रहेगा? तो रूट मिट्टी के अंदर रहता है, तो वो सोयल के माध्यम से वो उसको यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद प्लांट सिंथेसिस करने के यूज में इसको काम करता है, या प्रोटीन के सिंथेसिस में, या अदर कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे एक प्रक्रिया दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन क्या किया गया? अपटेक बाय प्लांट्स, यानी प्लांट द्वारा लिया गया जो कंपाउंड मिट्टी में उपस्थित है। फिर प्लांट को एनिमल द्वारा खाया गया, एनिमल द्वारा जो प्लांट कंज्यूम किया गया, बाद में वो नाइट्रोजनियस वेस्ट के रूप में एक्सक्रीशन के माध्यम से, या जब एनिमल का डेथ हो जाता है फिर वो अगेन हमारे एटमॉस्फेयर में आया। एटमॉस्फेयर में आया, फिर बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया गया, फिर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला गया, और फिर ये प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में बैक्टीरिया के माध्यम से फिर अगेन ये चलता रहा। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, फिर अगेन नाइट्रोजनियस कंपाउंड, और ये प्रक्रिया चलते रहता है, और ये एक नाइट्रोजन साइकिल के रूप में वर्क करता है, जिसको हम नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में पढ़ा एल्गी, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चराइजेशन, पैथोजेंस, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस और ईस्ट। और यहाँ पे कुछ लेसन का समरी दिया गया है जो कि ऊपर से ही रिलेटेड है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम अपने अनएडेड आई से देख नहीं पाते हैं, और ये अलग अलग इन्वायरमेंट में उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये आइस कोल्ड कैलेमेटिक से लेके हॉट स्प्रिंग या डिजर्ट या मार्सीलैंड का बात करें, ये कहीं भी पाए जाते हैं, और एयर, वाटर और प्लांट बॉडीज़ और एनिमल बॉडीज़ में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी भी पाए जाते हैं। वायरसेस जो कि अलग अलग तरीक़ों द्वारा मेंशन किया गया है, जो कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, और कहने का मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी का काम करता है जिसका नाम वायरस। वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में भी वर्क करता है, जैसे कि बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। जो यूज़फुल होते हैं, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन में
यूज़ करते हैं, या वाइन बनाने में, या मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, या अगर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो उनके माध्यम से बीमारियां होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट और डेड प्लांट्स जो एनिमल और प्लांट का होता है उसको डिकम्पोज करने का भी काम करते हैं, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ से कुछ बीमारियां जैसे कि डाइसेंट्री और मलेरिया और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे भोजन पे ग्रो करते हैं जिसके माध्यम से फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लेगुमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि सोयल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का वर्क करता है, जिसके माध्यम से सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं और इसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में चेंज करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिसमें जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं उनको वो चेंज करके अगेन हमारे लिए सहायक होता है, जो बाद में गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो हमने ये सारा टॉपिक किया, तो बताइएगा कैसा लगा आपको लेसन, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा लगा कि कुछ पॉइंट छूट गया तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।